नमस्कार, मैं हूं निरंजन कुमार। DWN न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ एक खास मेहमान है राजकुमार भाटी जी, जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आज इनसे इंडिया अलायंस, यूपी की राजनीति और लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के हम बात करेंगे। भाटी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी धन्यवाद सर, इंडिया अलायंस की चौथी बैठक अभी हुई है। इस बैठक में क्या कुछ निकल के आया है, क्योंकि आप भी इस बैठक में एक अलायंस हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये है कि इसमें 28 पार्टियां सम्मिलित हुई जी, और 28 पार्टियों में इस बात पर सहमति है कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। दूसरा, इसमें ये तय हुआ कि हम एक साझा एजेंडा बनाएंगे, साझा घोषणा पत्र देंगे, एक संयोजक बनाएंगे और सीट शेयरिंग के लिए एक फार्मूला तय हुआ। उस फार्मूले के तहत बहुत जल्दी उम्मीद है हमें कि जनवरी से पहले इस दिसंबर महीने में जी, सीट से शेयरिंग तय हो जाएगी। कौन किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीट लड़ेगी जी, कौन कौन सी सीटें लड़ेंगी और संयुक्त रैलियां शुरू हो जाएंगी। गठबंधन की संयुक्त रैलियां शुरू हो जाएंगी जी, तो ये मोटे मोटे एक सैद्धांतिक सहमति बनी है जी, जी, और गठबंधन अब पूरी एकता के साथ और आगे जो बढ़ेगा इसमें 2024 के चुनाव में हम कोशिश करेंगे जी, कि एनडीए के एक कैंडिडेट के सामने एक कैंडिडेट दें ताकि वोटों का विभाजन ना हो जी, और जो जन विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी जी। मोदी सरकार है उसको हटाया जा सके। सर, इस बार का जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, क्या मोदी बनाम खड़गे होने को है? क्योंकि खड़गे को लेकर के ये चर्चा जोर पर है कि उनको आगे करके, वो दलित समाज के हैं, दलित के नेता हैं, तो उनको आगे बढ़ा करके चुनाव लड़ा जाए, ऐसा कुछ है? खड़गे जी एक बहुत ही सीनियर, बहुत ही अनुभवी और नेता हैं, लोकप्रिय नेता हैं, गंभीर नेता हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, समाज का बड़ा चेहरा है। लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन की ओर से कोई ये कार्यक्रम तय नहीं है कि हम प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित करके लड़ेंगे। जी, अभी तक सहमति इसी बात पे है कि हम बिना चेहरे के लड़ेंगे और प्रधानमंत्री हम लोकसभा चुनाव के बाद तय करेंगे। अब ये आगे क्या तय होता है, कोई संभावना बनती है तो वो फिर आधिकारिक रूप से जो गठबंधन की ओर से घोषित किया जाएगा जी, तभी पता चलेगा। जी। एक और सवाल मेरा ये है कि यूपी में 80 सीटें हैं और 80 सीटें हैं, तो समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती कि उनके जो मुखिया हैं, उनके जो नेता हैं अखिलेश यादव, वो उनको आगे करके, यानी कि उनको प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। अखिलेश यादव जी में प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यताएं मौजूद हैं, जो योग्यताएं किसी व्यक्ति में चाहिए, लेकिन उनकी स्वयं की इच्छा है कि वो अपनी दावेदारी प्रधानमंत्री पद के लिए इस बार प्रस्तुत नहीं करेंगे। ये उनका अपना, हमारे नेता का अपना निर्णय है, हमारी पार्टी का निर्णय है। तो इसमें कहीं विरोधाभास नहीं है, कहीं विवाद नहीं है। जो भी सहमति होगी गठबंधन के निर्णयों में समाजवादी पार्टी की ओर से कहीं रोड़ा नहीं अटकाया जाएगा, उसमें सहमति के साथ चला जाएगा। एक है सीट समझौतों को लेकर के बात है, तो पहले तो ये बताइए कि 80 सीट जो है उसमें समझौते के तहत कितनी सीटें हैं जो समाजवादी पार्टी लड़ेगी? क्योंकि आपके नेता उन्होंने कहा कि हम 65 सीट पे हम लड़ेंगे और बाकी सीट हम अलायंस के साथ हम छोड़ेंगे। तो क्या लगता है कि इस पर सहमति बन पाएगी? नहीं, हमारी तरफ से अभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है समाजवादी पार्टी की ओर से। वो अपनी व्यक्तिगत राय कुछ लोग रखते रहते हैं, वो अलग विषय है। जी, 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 कि हम हो सकता है 65 के बजाय 75 लड़ें जी, या हम 55 लड़ें, जी, तो अभी कोई नहीं। लेकिन जो बड़े नेता, जो कमेटी बनी है, जो समितियां बनी हैं, जो सीटों का बंटवारा करेंगी, जी, उसमें जो भी तय होगा वो आपके सामने आ जाएगा। जितनी सीटें हमें मिलेंगी उतनी सीट हम लड़ेंगे। तैयारी हमारी 80 की 80 सीटों पर है। संगठन की तैयारी है, बूथ कमेटियां गठित हो चुकी हैं, सब जगह पार्टी एक्टिव है जी। हमारे नेता लगातार एक्टिव हैं, लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, लोकसभा क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्ष समाजवादी पार्टी ही है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब गठबंधन होता है, जब एक सहमति होती है, तो उसमें सबका मान सम्मान रख के, सबकी हिस्सेदारी रख के आगे बढ़ा जाता है। सबकी हिस्सेदारी रख करके आगे बढ़ा जाता है। इसी से जुड़ा मेरा ये सवाल है कि आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बड़ा भाई की भूमिका में है, तो क्या जिस तरह से ममता बनर्जी कहती है कि उनको बंगाल को छोड़ के बात करना होगा कांग्रेस को,
समाजवादी पार्टी अगर इसी तरह से कहे कि यूपी छोड़ करके बात करें, क्योंकि यूपी में हम बड़ा भाई की भूमिका में हैं, उनको हमारे हिसाब से चलना होगा। इसी तरह से साउथ के नेता जो हैं, जैसे तमिलनाडु है, वहाँ वो कहते हैं कि जी यहाँ पर हमारा दबदबा ज़्यादा है। तो कैसे ये सीट का तालमेल होगा? नहीं, इसकी चिंता आप मत करिए, इसके लिए फार्मूला तैयार हो चुका है। और ये जो जैसे आपने कहा कि हम बड़े भाई हैं जी, तो मैंने तो ये कहा ही नहीं। नहीं वो मैंने तो ये शब्द प्रयोग ही नहीं करा। नहीं, समाजवादी पार्टी ने किया नहीं है, लेकिन ममता बनर्जी हमेशा कहती है कि जो उनको बंगाल से हटके रहना पड़ेगा, बंगाल में हमारा दबदबा ज्यादा है टीएमसी का। इसी तरीके से यूपी में है। ये चीजें शीशे की तरह साफ हैं और सबको पता है जी, मीडिया को भी पता है, जनता को भी पता है, पार्टियों को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है जी, कि किस प्रदेश में किस पार्टी का जनाधार ज्यादा है, कौन पार्टी मजबूत है। तो ये व्यवहारिक चीजें जब बैठेंगे टेबल पर तो ये सब चीजें व्यवहारिक चीजों का ध्यान रखा जाएगा। जी, इसमें हम कह के हम अपने मुंह से क्यों कहें, वो तो स्वाभाविक ही है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही विपक्ष की प्रमुख पार्टी है, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है, बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव हैं, इसमें कोई संदेह थोड़ी है जी। सबको पता है। सर, चौथी मीटिंग में ये चर्चा चल रही थी कि ये अलायंस को लेकर के, खास करके सीटों को बंटवारे के लेकर के बात हो जाएगी और संयोजक को लेकर के बात हो जाएगी। तो आपने कहा कि 31 तक इसमें सीटों के बंटवारे तक का फैसला हो जाएगा, लेकिन संयोजक को लेकर के क्या हुआ? नहीं, दोनों विषयों पर, तीनों विषयों पर बात हुई है जी, और भी कई विषय थे। संयोजक, सीटों का बंटवारा, साझा घोषणा पत्र जी, और संयुक्त रैलियां, इन चारों ही मुद्दों पर बात हुई है। लेकिन सारी बातें तो बाहर नहीं बताई जाती हैं। जी, जी, जी। उन पर अब तक जो भी बातें हुई हैं सब सारे 28 की 28 पार्टियों की सहमति है और एक फार्मूला तय हो गया है। उस फार्मूले के तहत ये सारी चीजें जल्दी ही आपके सामने आ जाएंगी, जल्दी घोषणा कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का चुनावी मुद्दा क्या होगा? पीडीए, किसान या फिर कुछ और? किसान प्रमुख मुद्दा राजनीति का है और होना चाहिए। समाजवादी पार्टी हमेशा किसान को प्रमुखता देती रही है। जी, पीडीए का जहाँ तक सवाल है, इसको ठीक से समझने की जरूरत है। जी, भारत का संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है। हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ कि हम भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करेंगे। जी, सामाजिक न्याय क्या है? समाज में जो जातियां या जो पेशे पिछड़ गए हैं, शिक्षा में, सत्ता में, नौकरियों में पीछे रह गए हैं जिन्हीं कारणों की वजह से, ऐतिहासिक कारण है उसके। जी, उसमें ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो विस्तार हो जाएगा। उनको बराबरी में लाने का प्रयास सामाजिक न्याय है। जी, जिनके साथ समाज में अन्याय हुआ है लंबे समय तक, जी, 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 उनके साथ सामाजिक न्याय हो। उसमें कौन है? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। जी, तीनों के साथ अन्याय हुआ है, तीनों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो पीडीए का मतलब ये है। जी, तो जो पिछड़े, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक जिनके साथ अन्याय हुआ है, उन्हें सामाजिक न्याय देने का नारा पीडीए है। और ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, रोजगार भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, शिक्षा भी महत्वपूर्ण मुद्दा है, स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो इन तमाम मोर्चों पर हम चुनाव लड़ेंगे, तमाम चीजें लोगों को बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकाल में, 2 कार्यकाल केंद्र में पूरे हो चुके हैं, जी, दूसरा कार्यकाल यूपी में भी चल रहा है। जी, तो दोनों कार्यकाल में इनके जो क्या क्या नुकसान आम जनता का हुआ है, समाज का क्या क्या नुकसान भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जी, और किन किन मुद्दों पर इन्होंने नेगेटिव इनकी अप्रोच रही है, जी। और हम अगर आएंगे तो हम क्या करेंगे इसमें, ये मुद्दे लेकर चुनाव लड़ेंगे। एक बात सर किसान को लेकर के है, क्योंकि आपने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा किसानों की बात करती है, किसानों को मुद्दे को उठाती है। तो ये आरोप भी लगते रहे हैं तमाम राजनीतिक दल पर कि जब सत्ता में आते हैं तो फिर वो किसान को भूल जाते हैं, और सत्ता से जब बाहर होते हैं तो फिर उनको किसान याद आता है। ऐसा क्यों सर? कम से कम समाजवादी पार्टी के ऊपर कोई ये आरोप नहीं लगा सकता, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार जब भी बनी है उत्तर प्रदेश में, किसानों के लिए काम किया गया। नेताजी जब मुख्यमंत्री बने थे तो नेताजी ने किसानों के लिए पहली बार इस देश में बीमा योजना लागू की थी कि अगर किसी भी किसान की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, खेत में काम करते हुए, बिजली से ट्यूबवेल मतलब बिजली करंट से या ट्रैक्टर पलटने से या किसी भी तरह जिसके नाम जमीन, उसे 1 लाख रुपए सरकार बीमा होता था, उसको उसे 1 लाख रुपए लगता था। जी, किसी के नाम अगर 1 बीघा भी जमीन है जो किसान की श्रेणी में आता है, ये ऐसी योजना पहली बार नेताजी ने लागू की। जी, जब अखिलेश यादव जी 2012 में मुख्यमंत्री बने तो अखिलेश यादव ने उस 1 लाख को बढ़ाकर 5 लाख किया।
5 लाख तक का बीमा। जी अखिलेश यादव जी ने किसान की सिंचाई फ्री की, ट्यूबवेल और नहर का पानी बिल्कुल निःशुल्क किया, फ्री किया किसानों के लिए। और कई योजनाएं अखिलेश यादव जी लेकर आए। तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, किसानों के कर्जे भी माफ किए गए, समाजवादी पार्टी के शासन में किए गए, और किसानों के लिए योजनाएं लेकर आते हैं। तो ये आप समाजवादी पार्टी पर तो ये बात लागू नहीं होती जी, कि भूल जाते हैं, बाकी पार्टियां भूल जाती हैं, वो अलग बात है। सर संसद का अभी सत्र चल रहा है और इस सत्र में आपने देखा ही होगा कि अभी लगातार जो है सत्ता पक्ष जो है वो एक तरह से विपक्ष पर हावी है। 141 सांसद जो है उनको निष्कासित कर दिया गया है। तो ये जो मामला है ये क्या है और ये जो सत्ता पक्ष जो है ऐसा क्यों कर रही है? सत्ता पक्ष के दिमाग में लोकतंत्र का कोई सम्मान नहीं है, लोकतंत्र की लोकतांत्रिक भावना नहीं है उनके अंदर जी। वो ऐसा सोचने लगे हैं कि तुम इस देश के मालिक हो गए जी, और वो ये भूल गए हैं कि आप जनता के द्वारा चुने गए हो और जनता के प्रति आपकी जिम्मेदारी बनती है जी। और लोकतंत्र की कुछ मर्यादाएं होती हैं। लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष और निष्पक्ष प्रेस, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं जी। दोनों जगह इन्होंने आघात किया है, विपक्ष को कमज़ोर किया है और प्रेस की स्वतंत्रता पर पहरे लगाए जी। पत्रकारों को खबर लिखने पर, खबर दिखाने पर जेल भेजा जा रहा है, यूएपीए लगाई जा रही है जी। तो ये जो कार्रवाई चल रही है कि 141 सांसद आज निलंबित हैं जी, राज्यसभा लोकसभा दोनों से हैं, दोनों के जी। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि इतनी भारी संख्या में सांसद निलंबित कर दिए गए। और किस बात पर किए गए हैं? केवल आवाज़ उठाने पर, कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री सदन में आकर बयान दें कि ये जो संसद में घुसपैठ हुई है इसके ऊपर बयान दें जी। ये कोई गलत मांग तो है नहीं जी। उसका जवाब देने के बजाय, उस पर बयान देने के बजाय सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। ये विपक्ष का गला घोटना है और विपक्ष का आवाज़ को दबाने का मतलब होता है लोकतंत्र खत्म करना। तो ये सरकार तानाशाही की ओर बढ़ना चाहती है, लेकिन देश की जनता बहुत जागरूक है। देश की जनता तानाशाही सहन नहीं करेगी और 2024 के चुनाव में सरकार को सबक सिखाएगी। सर आपने कहा कि हम तो सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष का ये कहना है कि इस मामले में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और इन्वेस्टिगेशन से पहले हम किसी चीज़ को नहीं बताएंगे और आप तख्तियाँ लेकर के आप प्रदर्शन ना करें। ये आपके ऊपर आरोप है कि आप तख्तियाँ लेकर प्रदर्शन करें। ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है कि हम जांच से पहले बयान नहीं देंगे जी। बयान तुरंत दिया जाता है जी। हम ये थोड़ी कह रहे हैं जांच का रिजल्ट बता दो, जितनी जानकारी है उतनी तो बता दो जी। एक सांसद ने पास बनाया जी, हम ये नहीं कह रहे कि वो सांसद दोषी है, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी का सांसद है जी। हम चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि इनकी मिली भगत है जी, लेकिन हम गैर जिम्मेदारी की बात करना नहीं चाहते। बिल्कुल, सांसद ने पास बना दिया तो वही वो सर्टिफिकेट नहीं हो जाता अंदर घुसने का। उसके बाद इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी शुरू होती है। इंटेलिजेंस को उनकी बैकग्राउंड पता करनी होती है। हर जिले में इंटेलिजेंस की यूनिट है, सेंट्रल इंटेलिजेंस की एक टीम होती है हर जिले में। उनके पास सारे जो सक्रिय लोग होते हैं उनके सबके बायोडाटा होते हैं कि किसकी क्या सोच है, कौन किससे जुड़ा हुआ है, कौन क्या कर सकता है, आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है। 5 मिनट में एक फैक्स वहाँ से भेजा जाता जिस जिले के लोग थे जी के पास बनवा रहे हैं जी, कि इनकी आप पृष्ठभूमि बताइए। इंटेलिजेंस तुरंत रिपोर्ट दे देती कि आंदोलन में शामिल रहे हैं और ये जो है इनकी फेसबुक पोस्ट बाद में देखी जा रही है जी। इनकी कोई भी चीज़ छिपी हुई नहीं है, इनकी सारी चीज़ें सार्वजनिक है। फेसबुक पे इन्होंने बाकायदा लिख रखा है ये विद्रोही तरह के टाइप के लोग हैं, तो तुरंत पता चल जाता। तो इनकी गहन तलाशी होती, या तो इनका प्रवेश ही प्रतिबंधित कर दिया जाता या इनकी गहन तलाशी होती। पहली बात आपने पास बना दिया, दूसरी बात आपने उनकी बैकग्राउंड पता नहीं की, तीसरी बात आपने उनकी तलाशी नहीं ली। जूते में जो स्मोक बम छिपा के ले गए वो बारूद का बम भी ले जा सकते थे। चौथी बात, जब वो घटना हो गई उसके बाद इतनी गैर जिम्मेदारी भरा रवैया था पुलिस का कि जो वो स्मोक बम जो खाली पड़े थे, उनके कैबिनेट खाली थे जी, वो केस प्रॉपर्टी हो गई। उसे तुरंत पुलिस को जब्त करना चाहिए था, उनकी फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए थी। उन्हें लेके एंकर झपट रहे हैं सड़क पर, एंकर उनसे खेल रहे हैं जी, अपने अपने चैनल पे दिखा रहे हैं, हर चैनल में पहुंच गए वो, पुलिस के पास नहीं है। इतना गैर जिम्मेदारी भरा रवैया है। और बजाय गंभीरता से इस बात पर विचार करने के कि ऐसी घटना दोबारा, इस घटना में क्या क्या कमियां रही हैं, सुरक्षा में कहाँ चूक हुई है, इसका पता लगा के उसे फूल प्रूफ करने के बजाय कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, उसके बजाय पूरी सरकार विपक्ष को बदनाम करने में लगी हुई है। आपने कहा कि विपक्ष को बदनाम करने में लगी हुई है, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। आपने कहा कि इस मुद्दे पे आप चाहते हैं कि जो गृह मंत्री जवाब दें, लेकिन आपको जवाब नहीं मिल रहा है।
लेकिन सत्ता पक्ष ने कल एक नया मुद्दा उठाया था, आपने देखा होगा कल्याण बनर्जी वाली बात कि कल्याण बनर्जी उन्होंने जगदीप धनखड़ का उन्होंने मिमिक्री किया है खास करके, और राहुल जो उसका एक क्लिप बना रहे थे। तो इसको लेकर के वो लोग कह रहे हैं कि जनता इन लोगों को बताएगी, इन लोगों ने मजाक उड़ाया है। तो इस चीज़ को आप क्या देख रहे हैं कि जो ये मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ और है? मजाक उड़ाना, व्यंग करना, मिमिक्री करना, एक्टिंग करना, जी ये स्वाभाविक प्रक्रिया लोकतंत्र की। जी आप जितने दुनिया के परिपक्व लोकतंत्र हैं, जी जी जिन्हें हम मजबूत लोकतांत्रिक देश मानते हैं, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, जो भी हैं, आप उनमें देखिए उनके चुनावों में भी जी प्रत्याशी एक दूसरे की मिमिक्री करते हैं, मजाक उड़ाते हैं। उनके टीवी शोज में जी नेताओं के मजाक उड़ाए जाते हैं, उनकी संसद के अंदर। ये सामान्य प्रक्रिया है। तो ये कोई गंभीर अपराध नहीं है कि कोई अनहोनी हो गई। अरे वो आपका मजाक उड़ा रहे हैं, आप उनका उड़ाओ। जी आपकी कमी उजागर कर रहे हैं, नहीं वो व्यंग्यात्मक लहजे में व्यंग करके आपकी कमी उजागर कर रहे हैं कि आपकी कमी क्या है। तो उसे एक स्वाभाविक तौर पर लेना चाहिए। इतना छुई मुई नहीं बनना चाहिए राजनीतिक लोगों को। राजनीतिक लोगों को लगातार जनता के बीच में रहना होता है। कि मेरे बारे में ये इन्होंने क्या एक माहौल बना रखा है, जिस मुद्दे को हम उठाएं, विपक्ष उठाए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मणिपुर में महिलाओं के साथ घटना हुई, महिलाओं पर राजनीति कर रहे हैं। किसान आंदोलन पर बैठे रहे 13 महीने, 700 किसान शहीद हो गए, किसानों पर राजनीति कर रहे हैं। रोज बेरोजगार युवक करते हैं प्रदर्शन, रोजगार पर राजनीति कर रहे हैं। और राजनीति काहे पे करेंगे? राजनीति हर मुद्दे पे होती है और राजनीतिक व्यक्ति का कार्य है राजनीति करना। राजनीतिक व्यक्ति को नारे भी लगाने होते हैं, विरोध भी करना होता है, सड़क भी रोकनी होती है, गिरफ्तारी भी देनी होती है, मिमिक्री भी करनी होती है, व्यंग भी करने होते हैं, एक्टिंग भी करनी होती है, भाषण भी देने होते हैं। तो ये कहना कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, वो इनकी घबराहट और इनका डर प्रदर्शित करता है। ये डरे हुए हैं बेहद, जो कि हमारी आलोचना ना हो, हम पे कोई सवाल ना उठे, हमारे बारे में चर्चा ही ना हो। ठीक है ना? तो सर ये आप ये बताइए कि जो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अभी लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो 3 राज्यों में वो जीत चुके हैं, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, हम ओवर कॉन्फिडेंस में तो हैं और हम इस वर्ष से यही प्रार्थना करेंगे कि इनको ओवर कॉन्फिडेंस बना रहे लोकसभा चुनाव तक। जी जी। और जो खरगोश की कछुआ की कहानी है जो है, तो ये खरगोश की तरह अपना घमंड में ओवर कॉन्फिडेंस में ये सोई रहेंगे और हम धीरे धीरे कछुए की तरह रेस जीत लेंगे। सर एक लास्ट सवाल, क्या 31 दिसंबर को इंडिया अलायंस का जो 28 दल है, 28 दल के बीच सीटों को लेकर के समझौता हो जाएगा और संयोजक बन जाएंगे? उम्मीद पूरी है, लेकिन आधिकारिक घोषणा तो गठबंधन की होगी। क्योंकि मैं उस कमेटी में नहीं हूँ जो तय, लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी क्या सोचता है उसकी? नहीं, मैंने कहा नहीं, उम्मीद पूरी है जी। और हम चाहते हैं समाजवादी पार्टी, पहले भी हमारे नेता ने बयान दिया श्री अखिलेश यादव जी कि जल्दी से तय करो जी। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी तय हो, साझा घोषणा पत्र, प्रत्याशी, सीट मतलब बट जाए, और संयुक्त रैली और संयोजक, ये चारों चीजें जल्दी से जल्दी तय। 2024 में राजकुमार भाटी जी खुद को कहाँ पाते हैं? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार करूँगा, समाजवादी पार्टी के चुनाव में मेहनत करूँगा। पार्टी ने मुझे प्रवक्ता पद की जिम्मेदारी दे रखी है जी। इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पर पार्टी का पक्ष रखूँगा जी। यही मेरी जिम्मेदारी है, उसे पूरे निष्ठा से निभाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजकुमार भाटी जी, जिन्होंने राजनीतिक के साथ साथ किसान हो या फिर इंडिया अलायंस की बात हो या फिर उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने खुल करके बातचीत की। आपने मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इसमें कमेंट बॉक्स है जहां जाकर के आप इस मुद्दे से रिलेटेड अपने सवाल कर सकते हैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।